हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है बच्चों वो है बीए इंग्लिश थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 को। और हम इसमें देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर रेजिडेंस, यानी कि जो चाउसर जी का पुनर्जागरण है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि यूनिट 5 तो यूनिट 4 में क्या पढ़ाया गया है, यूनिट 4 को भी आप जाके इसके प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे। और यूनिट 4 में हमने बहुत ही फंटेस्टिक ड्रामा सुनाया है, जिसमें एक बेटा अपने पिता की मौत करके और अपनी माँ से शादी कर लेता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्लास को देखना नहीं भूलेंगे और कमेंट सेशन में बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी थी। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन चल रहा है रहने वाला है वो है बीए इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चाउसर रेजिडेंस, यानी कि चाउसर के पुनर्जागरण को। और इसमें हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम चाउसर को देखेंगे, फिर द डार्क एज को देखेंगे, फिर रेजिडेंस यानी कि पुनर्जागरण को देखेंगे, फिर रिफॉर्मेशन को देखेंगे। इसी में रिफॉर्मेशन भी है और इसी में मिरेकल है, फिर इसी में मोरालिटी प्ले है ना, मोरालिटी प्ले है, यूनिवर्सिटी है, वेट्स भी है, एलिजाबेथन भी है, इसी में पोएट्री भी है और मेटाफिजिकल इसी में पोएट्री है। तो इतने टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है, और इसी सेशन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को अपने देखते हैं और सेशन कैसे रहने वाला है। बने रहिए इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे जेफरी चाउसर। अगर जेफरी चाउसर को हम देखें तो हम देखेंगे कि जेफरी हमारे जो चाउसर जी हैं उनको इंग्लिश का फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। इंग्लिश में जेफरी चाउसर जी को फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें कविता मतलब इंग्लिश के जो पोएम्स होते हैं, जो पोएट्री होते हैं, उनके भी फादर कहा जाता है इनको। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि जेफरी चाउसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी कि जेफरी चाउसर जी जो हैं वो अंग्रेजी कविता को क्या कहा जाता है, उनको जनक कहा जाता है। और अगर इनके हम मेजर वर्क की बात करें, हिज मेजर वर्क इज द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि इनका प्रमुख जो कार्य रहा है वो कैंटरबरी टेल्स को लेकर के है। और कैंटरबरी टेल्स में अगर हम बात करें बच्चों, तो आप बीए करने के बाद जब मास्टर ऑफ आर्ट करेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत लंबा सिलेबस है और यूनिट 1 पूरा इसमें है ही। ये जो आप देख रहे हैं कैंटरबरी टेल्स को, है ना, कैंटरबरी टेल्स जो है इसमें आपको मिलियर टेल्स भी मिलेगा, मिलियर टेल्स, इसमें आपको रिव्यू टेल्स भी मिलेगा, रिव्यू टेल्स, इसमें आप वाइफ ऑफ बर्थ टेल्स भी मिलेगा, वाइफ ऑफ बर्थ टेल्स। अगर कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो आफ्टर ऑल 20+ टेल्स हैं, लेकिन हम जो मेन पर्पजली मानते हैं, मेन पर्पज से वो 6 ही मानते हैं, है ना। और इसको आपको किस में पढ़ना है, मास्टर ऑफ आर्ट में, मास्टर ऑफ आर्ट में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। बस थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान में रहे, आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को। ओके, ऑल राइट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे जेफरी चाउसर जी हैं वो हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसने क्या किया था, बहुत सारी कविताओं को लिखा था और उनको कविताओं का भी जनक कहा जाता है। अगर मेजर वर्क की बात करें तो इनका मोस्ट मेजर वर्क जो है वो कैंटरबरी टेल्स ही है। और आगे हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ही रोट इन अ मिडिल इंग्लिश एंड द इंट्रोड्यूस रियलिज्म ऑन द ह्यूमर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यानी कि जेफरी चाउसर जी ने मिडिल इंग्लिश में लिखा और यथार्थ का, यानी कि इसमें कुछ लाफिंग जैसे हंसने का भी कुछ प्रयोग किया है, कुछ हास्य चीज़ों का भी इसमें प्रयोग किया है, इन्होंने यूज किया है। The period after Chaucer, the rise of the morality plays and the religious literature। चाउसर के बाद के समय में नैतिक नाटक और धार्मिक साहित्य का विकास हुआ था। जब चाउसर का समय था, है ना, तो उसमें क्या हुआ था, उनके समय में नैतिक नाटक थे, है ना, नैतिक नाटक थे, यानी कि मोरालिटी प्लेज जो थे वो, और इसमें कुछ रिलीजियस लिटरेचर थे जैसे धार्मिक साहित्य भी थे, और इन्हीं का इसमें क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब हम रेजिडेंस को देख लेते हैं फटाफट। हमने जो जो टॉपिक बताया है हम सारी टॉपिक को एक ही क्लास में इसी में फिनिश करेंगे। द रेजिडेंस बिगिन इन द 16th सेंचुरी, बिगिनिंग रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लर्निंग, यानी कि 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें शास्त्रीय ज्ञान का क्या हुआ था, पुनरुत्थान हुआ था।
जिसमें शास्त्रीय ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ था बच्चों। ओके, ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म में हम अगर देख लेते हैं, ह्यूमनिज्म बिकम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रेजिडेंस लिटरेचर, यानी कि पुनर्जागरण साहित्य में मानवतावाद मुख्य रूप से क्या बन गया? एक विचारधारा बन गया। ये ह्यूमनिज्म में हुआ था। और आगे हम देखेंगे, राइटर लाइक सर थॉमस मोर एंड द इराम्स प्रमोटेड अब द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, यानी कि जो सर थॉमस जी थे वो एरास्म, है ना, एरास्म जैसे लेखकों का क्या किए थे? बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। इन्होंने क्या किया था? बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था। अब अगर एलिजाबेथन की बात करें बच्चों तो देख लेते हैं एलिजाबेथन को भी हम। एलिजाबेथन एज सा द पीक ऑफ द रेजिनेंस इन इंग्लैंड, यानी जो एलिजाबेथ थी उनका जो युग था इंग्लैंड में पुनर्जागरण अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, अपने चरम सीमा पर था। विलियम शेक्सपियर बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ दिस इरा, यानी कि विलियम शेक्सपियर इस युग के सबसे महान नाटककार बने। अगर पूछा जाता है कभी कभी कि जो चाउसर का युग है उसमें विलियम शेक्सपियर का क्या रोल है, तो रोल में हम बताते हैं विलियम शेक्सपियर बिकम द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द इरा, यानी कि विलियम शेक्सपियर जो है वो इस युग के सबसे बड़े नाटककार बने थे। अदर की फिगर्स इंक्लूड स्पेंसर, मार्लो एंड बेन जॉनसन। मार्लो एंड बेन जॉनसन, यानी कि अगर हम अन्य प्रमुख लेखक जैसे बात करें स्पेंसर, मार्लो और बेन जॉनसन की बात करें तो ये भी इसमें शामिल थे या सम्मिलित थे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था वो है द डार्क एज। डार्क एज की बात अगर हम करें तो देखेंगे अंधकार युग। लेकिन अंधकार युग कैसे आता है, कब आता है बच्चों? अंधकार युग आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर यूरोप इंटर्ड द डार्क एज, यानी कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप क्या होता है? एक अंधकार युग में चला जाता है। लिटरेचर वाज द लिमिटेड एंड मेनली रिलीजियस, यानी साहित्य की जो सीमा थी और मुख्य रूप से वो क्या हो गया था? थोड़ा सा धार्मिक होता चला गया था। और इसी में क्या था? और इसी में थोड़ी सी है बातें, जो लैटिन वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज, यानी लैटिन भाषा का इसमें वर्चस्व भी ज़्यादा था। अब हम रेजिनेंस को देखेंगे। रेजिनेंस क्या आता है? पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण कब से कब शुरू हुआ था? तो 14th से 17th सेंचुरी, है ना, 14th से 17th सेंचुरी में ये प्रारंभ हुआ था। रेजिनेंस मीन्स रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल लर्निंग एंड द ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि पुनर्जागरण का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान और मानव मूल्यों का पुनर्जन्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं। इट बिगन इन इटली एंड स्प्रेड टू द इंग्लैंड, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी बच्चों? इटली से हुई थी। और कहाँ तक फैली हुई थी? इंग्लैंड तक फैला हुआ था। इसकी जो स्टार्टअप हुई थी वो इटली से हुआ था, और अगर इसके हम फैलाव की बात करें तो ये इंग्लैंड तक फैला हुआ था। ठीक है। इट इनकरेज्ड आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, यानी कि इसने कला, विज्ञान और साहित्य सबको क्या किया था? प्रोत्साहित किया था, इनकरेज किया था। रिफॉर्मेशन की बात करें बच्चों तो रिफॉर्मेशन को भी हम देख लेते हैं। रिफॉर्मेशन कब से स्टार्ट था? तो 16th सेंचुरी से था। रिफॉर्मेशन वाज द रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट बाय द मार्टिन लूथर। किसने किया था बच्चों? सुधार आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत किसने की थी बच्चों? मार्टिन लूथर ने की थी। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, मार्टिन लूथर जी ने किया था। सुधार आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। इसने कैथोलिक चर्च में फैले भ्रष्टाचार की आलोचना की थी। कह रहा है द क्राइटेरिया द corruption in the
कैथोलिक चर्च, यानी कि इसने कैथोलिक चर्च में फैले भ्रष्टाचार की क्या की थी, आलोचना की थी। मेडिकल मोरालिटी को हम देख लेते हैं। मेडिकल मोरालिटी तो प्लेज था इसमें बच्चों। मेडिकल मोरालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ मेडिकल प्लेज वेयर बेस्ड ऑन द लीव्स ऑफ द सेंट एंड बाइबल स्टोरीज, यानी कि इसमें जो चमत्कार थे, जो नाटक होते थे संतों के जीवन में, है ना, वहाँ पे बाइबल की कहानियों पर हमेशा आधारित होते थे, डिपेंड होते थे। चमत्कार का नाटक, संतों के जीवन जो होते थे, और जो बाइबल होती थी, बाइबल की जो कहानियाँ होती थी वो कहाँ पे होती थी, इसमें आधारित होती थी। मोरालिटी प्लेस थॉट मोरल लेसन यूजिंग ऑब्स्टेक करेक्टर, नैतिकवाद अमूर्त पात्रों के जरिए नैतिक शिक्षाएं भी देते थे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एवरी मैन था, है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एवरी मैन। यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात करें तो इसका लेट क्या है, देखेंगे यूनिवर्सिटी विट्स तो लेट 16 सेंचुरी, है ना, 16 से आफ्टर 16 सेंचुरी हो जाएगा यहाँ पे। ग्रुप ऑफ द एजुकेटेड प्ले राइट्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े लिखे नाटककारों का ये समूह था। दे डेवलप्ड इंग्लिश ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर से पहले अंग्रेजी नाटक का विकास किया था। और आगे इसमें हम देखते चलेंगे तो नोटेबल नेम्स क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस किड, इनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस किड नाम था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नोटेबल नेम्स क्या थे, नोटेबल नहीं यानी इनके जो फेमस नेम थे वो क्या थे, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड नाम था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ये चीज़ें बाईलैंग्वेज इसीलिए लाई जाती हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। एलिजाबेथन पोएट्री क्या हुआ था, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1558 से लेकर के 1603 तक था। और हम अगर पोएट्री फ्लोरिस्ट की अंडर बात करें तो देखेंगे कि पोएट्री फ्लोरिस्ट अंडर क्वीन एलिजाबेथ रूल, यानी कि रानी एलिजाबेथ जो थी उनके शासन में क्या होता, कविता का उत्कर्ष हुआ था। रानी एलिजाबेथन जो थी उनके शासन में ही कविता क्या उत्कर्ष हुआ था। सोनेट बिकम पॉपुलर, सोनेट नाम की एक कविता थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसमें पूछा भी जाता है कभी कभी कि एलिजाबेथन की कौन सी ऐसी पोएट थी या जो पोएम कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे पोएम नहीं, हम हमेशा हम प्रोज या पोएट्री का ही नाम लेंगे। तो यहाँ पे इनका सोनेट नाम का एक कविता था जो फेमस हुआ था। सोनेट्स नाम की एक पोएट्री थी, प्रोज था जो क्या हुआ था, यहाँ पे फेमस हुआ था। ओके, अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक कवि हैं जिनका नाम है पोएट्स एडमंड स्पेंसर सर फिलिप सिडने शेक्सपियर, यानी कि एक कवि हैं जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर सर फिलिप सिडनी और शेक्सपियर। ये लोग भी इस में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने अपना बहुत बड़ा सहयोग भी दिया था। यस बच्चों, तो हमने क्या देखा, हम देखेंगे अब मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल फिजिकल जो पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री में हम देखेंगे ये 17th सेंचुरी से स्टार्टअप था। और कॉम्प्लेक्स पोएट्री है जो इसकी डीलिंग, यानी कि कॉम्प्लेक्स पोएट्री डीलिंग विद द लव फेथ एंड द फिलॉसफी, है ना, यानी कि प्रेम आस्था और दर्शन से जुड़ी जटिल कविताएं इसमें सम्मिलित हैं या शामिल हैं। known for wit irony and metaphysical consist imaginative कंपेरिजन, इसकी विशेषता यह है चतुराई, व्यंग और कल्पनाशील तुलना को लेकर के। अगर हम मेन पोएट की बात करें तो इसमें जो मेन पोएट आते हैं वो उनका नाम है बच्चों जॉन डन। जॉन डन जो हमारे फेमस एंड मेन पोएट कह सकते हैं इनको, मेन पोएट, है ना,
हाँ नीचे दिया भी है, यहाँ देखेंगे आप, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेन पोएट जॉन डन, यानी कि प्रमुख कवि जो थे वो कौन थे बच्चों, जॉन डन थे, है ना, वो जॉन डन थे। ओके, तो आई होप को आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, है ना, बहुत ही अच्छे वे में आपको एक एक टॉपिक पे सारी क्लास मिली है। जैसे मैंने आपको बताया चाउसर द डार्क एज, तो आपने चाउसर को भी देखा, पहले चाउसर जी के बारे में, फिर आपने द डार्क एज के बारे में देखा, फिर एलिजाबेथन के बारे में देखा, विलियम शेक्सपियर के बारे में देखा, है ना, सारी चीज़ें एक एक करके देखा, रिफॉर्मेशन भी देखा आपने, इन्वर्सिटी यानी कि 16 सेंचुरी को भी देखा इसमें, और एलिजाबेथन की जो पोएट्री में सबसे मेन हमारा ये पोएट आता है, पोएट्री आता है, वो क्या था, सोनेट था, हमने आपको बताया सोनेट था। और जो इसमें सबसे मेन और फेमस पोएट थे वो कौन थे, जॉन डन। यहीं पे क्लास खत्म हो जाती है, फिर मिलेंगे हम आपसे यूनिट 6 में। और यूनिट 6 में हम देखेंगे एक अच्छे लेवल का लेक्चर, यानी कि बहुत ही परफेक्ट कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने जो रिश्तेदारों में लोग पढ़ रहे हैं, अगर उनके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।